तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज नए वीडियो यानी कि इस नए क्लास में आपको पढ़ाएंगे अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसका लेसन कौन सा है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म, जिसको लिखा है जर्मन ग्रीर ने। ठीक है, यानी कि जर्मन ग्रीर ने लिखा है। वर्ग बराबर से पाठ संख्या 7 है, जिसका नाम है चाइल्ड इज़ बॉर्न और लिखा है जर्मन ग्रीर ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं जर्मन ग्रीर के बारे में, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जर्मन ग्रीर के बारे में समझते हैं, इनका क्या जन्म कब हुआ था। जर्मन ग्रीर वाज बॉर्न इन 1939। इनका जो जन्म जो है 1939 ईस्वी में हुआ था और जिस समय ये पुस्तक का कंपाइल किए थे उस समय यह जीवित है। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनका जो जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और शिक्षा दीक्षा भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक मशहूर, एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर का मतलब नारीवादी लेखक है। जर्मन ग्रीर जिनका जन्म 1939 में हुआ था और इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में था और इनका शिक्षा दीक्षा भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और एक प्रसिद्ध नारीवादी स्त्रीवादी लेखिका है। इन हर वेल नोन वर्क्स, और इनका जो कुछ वेल नोन का मतलब होता है कि जाने माने। इन अ वेल नोन वर्क्स, कुछ जाने माने कुछ रचनाओं का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। द फीमेल यूनिक 1970 ईस्वी में लिखी गई है। द फीमेल यूनिक। दूसरा है सेक्स एंड डेंसिटी नहीं, तो ये और 1984 ईस्वी में इनका लिखा गया है द डेस्टिनी लिखा गया था। द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में। द चेंज कब लिखा गया, 1991 ईस्वी में लिखा गया। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एक्सेप्ट ऑफ लाइफ वोमेन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि पहलू, और एस्पेक्ट्स में मतलब होता है पहलू या पक्ष। ये स्त्रीवादी लेखिका जर्मन ग्रीर जो सी एक्सप्लोर्स या क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, वर्णन करना या पता लगाती है। वह क्या करती है, वह पता लगाती है। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन। ये दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के शोषण और सामाजिक कल्चर मतलब कि सांस्कृतिक, और एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पक्ष या पहलू। जर्मन ग्रीर जो है महिलाओं के जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की अन्वेषण करती है, मतलब उसके पता लगाने की कोशिश करती है। सी बिलीव्स दैट, इनका मानना है कि इनका विश्वास है, इनका मानना है कि सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब हो यहाँ पे सामाजिक। सोशियो का मतलब सामाजिक, कल्चर का मतलब सांस्कृतिक, प्रैक्टिस का मतलब हुआ यहाँ पे आप लोगों का रीति रिवाज, प्रथा। सिब्लिप्स जर्मन ग्रीर का मानना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज आर डिजाइंड टू, इस प्रकार से बनाई गई है, इस प्रकार से निर्माण किया हुआ है टू सूट मेल इंटरेस्ट, जिससे कि ये पुरुषों के हितों का ख्याल रखे। मतलब कि हमारे समाज में जितने भी प्रथाएं हैं, जितने भी रीति रिवाजें हैं, सब पुरुषवादी है। पुरुषों के इंटरेस्ट में, पुरुषों का ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण किया गया है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ फर्दर सब्जुगेट वुमेन, और जितने भी नियम कानून हैं, जितने भी प्रथाएं हैं, जितने भी रीति रिवाज है, आगे चल के महिलाओं को और उनके बस में करते हैं और उनका दमन करती है। ये जर्मन ग्रीर कहते हैं। द प्रेजेंट पीस, ये जो प्रस्तुत लेख पढ़ने जा रहे हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये क्या है, एक उदाहरण है, एक अंश है, एक फ्रॉम हर बुक सेक्स ऑफ डेस्टिनी, यानी कि सेक्स एंड डेस्टिनी से लिखा गया है, यानी कि द पॉजिटिव्स ऑफ फर्टिलिटी, और इसी पुस्तक से लिया गया है। पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, समझ गए ना कि चाइल्ड इज बॉर्न किसका टुकड़ा है, किसका अंश है, तो सेक्स ऑफ डेस्टिनी और द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। ये जो अ चाइल्ड इज बॉर्न है, जो अंश से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें जर्मन ग्रीर एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर्स द कल्चर पर्क्युलरिटीज ऑफ द ईस्ट, यहाँ पे पर्क्युलरिटीज का मतलब होता है विशेषताएं, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी कि पश्चिम के देशों और पूर्व के देशों में, और वेस्ट का मतलब पश्चिम और पूर्व के देशों में। भारत, पाकिस्तान, ये सब, श्रीलंका, बांग्लादेश से सब आते हैं, और वेस्ट और एशिया के तमाम देश भी आते हैं इसमें। और वेस्ट का मतलब होता है यूरोप, समझिएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ द एक्सप्लोर्स, यानी कि जर्मन ग्रीर जो है ये एक्सप्लोर करती है, यानी कि जानने की कोशिश करती है, छानने की कोशिश करती है, पता लगाती है द कल्चर ऑफ पेक्युलरिटीज़ ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, और पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक विशेषताओं रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में, चाइल्ड बर्थ एंड बच्चे का जन्म, एंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब हो कि इस बच्चे का जन्म होने के बाद उसके माता पिता के साथ संबंध कैसा था। इसका कहने का मतलब है कि यह जो आप लोग को दिया हुआ अंश जिसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न, यह जर्मन ग्रीड जो है ना, यह बच्चों के जन्म और बच्चों के माता पिता के बीच का संबंध के संबंधित सांस्कृतिक और विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करती है कि पूरब के देशों में और बच्चों का जन्म कैसे कराया जाता है और बच्चों के परिवार के लोगों का संबंध कैसा होता है, और पश्चिम के देशों में जब बच्चे जन्म लेता है उस समय पेरेंट्स का रिलेशनशिप, उसका संबंध कैसे होता है, पिता से कैसे संबंधों के साथ कैसा संबंध होता है और कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी इस अंश में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न, पैराग्राफ 1। यहाँ पे लिखा है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल। ये वेज का मतलब हुआ तौर तरीके। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर मेनी एंड वेरिड। दोस्तों यहाँ पे वेरिड का मतलब होता है विविध, और ट्रेडिशनल का मतलब हुआ पारंपरिक समाज, और चाइल्ड का मतलब बर्थ का मतलब बच्चे का जन्म। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल, बच्चों का जन्म के कराने के तरीके जो है, तौर तरीके जो है, प्रसव कराने के तौर तरीके इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, और पारंपरिक समाजों में आर मेनी वेरिड, अब विविध। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लेखिका कह रही है कि पारंपरिक समाज में प्रसव कराने के तरीके, बच्चों के जन्म कराने के तरीके बहुत सारे हैं और विविध भी है। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट। दोस्तों यहाँ पे यूजफुलनेस का मतलब होता है उपयोगिता, और स्टेम का मतलब होता आती है डायरेक्टली फ्रॉम द, सीधे फ्रॉम द फैक्ट। एक और ये है कि ये जो तौर तरीके जो है ना, उनको इस बात से समझा जा सकता है कि दैट दे आर एक्सेप्टेड, तौर तरीके एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है कल्चरली एंड सांस्कृतिक रूप से एंड कलेक्टिवली, और यहाँ पर संग्रहित या सामूहिक रूप से लेखिका कह रही है कि जो पारंपरिक जो समाज में जो बच्चे को जन्म कराने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके उपयोगिता को इस बात से पता चलता है कि वे सारे तौर तरीके एक्सेप्टेड है, यानी कि स्वीकृति है, कल्चर सांस्कृतिक है, और कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से वह एक्सेप्टेड है, प्राप्त किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। वह सामाजिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वीकृत है। क्यों स्वीकृत है समझिएगा। सो दैट द मदर, जिससे कि द मदर डजंट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ रीइन्वेंटिंग ऑफ द प्रोसीजर। साइकिक बर्डन्स का मतलब होता है यहाँ पे मानसिक बोझ और मानसिक दबाव। जितने भी तौर तरीके जो है ना समाज के द्वारा स्वीकृत है, सामूहिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इसलिए स्वीकृत है। द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री-इन्वेंटिंग द प्रोसीजर्स। और जो माँ जो है बच्चे को जन्म दे रही है, वह किसी प्रकार का उस पर किसी प्रकार का मानसिक बोझ ना हो, उसके किसी प्रकार का मानसिक और टेंशन है, मानसिक दबाव नहीं हो। इस टेंशन को बचाने के लिए समाज के द्वारा बहुत सारे तौर तरीके अपनाया गया है। आगे देखते हैं। इवन दो द पोटेंशियल कैटेस्ट्रोफ्स, यानी कि पोटेंशियल का मतलब कैटेस्ट्रोफिस का मतलब होता है आपदा होता है और विपत्ति होता है। इवन दो यद्यपि द पोटेंशियल कैटेस्ट्रोफिस आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब तो समुदाय होता है। यद्यपि वह महिला जो गर्भवती है उसके समुदाय के जितने लोग हैं ना, उस समुदाय के सभी लोगों के मेमोरी में यानी कि स्मृति में जो पोटेंशियल कैटेस्ट्रोफिस है यानी कि संभावित खतरा है ना, जो संभावित आपदा है, तो वह क्या है कि वह अलाइव, वह जीवंत रहते हैं, यानी कि वह जीवित रहता है। पूर्व में जो बच्चों के जन्म के दौरान कई बार माताओं की मृत्यु हो जाती है, कई बार नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, कई बार दोनों जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये जो कैटेस्ट्रोफिस है, ये जो घटनाएं, ये जो समुदाय है, ये जो महिलाओं के मेमोरी में जीवंत रहती है। एंड द इंडेक्स ऑफ द एंजाइटी हाई, और उस समय जो फिक्र और चिंता, जो टेंशन क्या है,
फिक्र भी रहता है, उस मन में जो चिंता बहुत ज़्यादा रहता है। ये जो चिंताएं जो रहती है बहुत हाई रहती है, इस प्रकार की घटनाएं ना हो जाए, इस गर्भवती स्त्री के साथ ना हो जाए। इट रिचुअल अप्रोच, रिचुअल अप्रोच का मतलब होता है यहाँ पे, रिचुअल का मतलब होता है यहाँ पे रस्म रिवाज, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी, इसलिए दोस्तों यहाँ पे उस स्त्री को मानसिक बोझ से बचाने के लिए, मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए ये रिचुअल अप्रोच यानी कि एक धार्मिक रीति रिवाज वाला दृष्टिकोण से अपनाया जाता है या टू प्रेगनेंसी यानी कि गर्भवती की अवस्था के लिए एक धार्मिक रीति रिवाज दृष्टिकोण से अपनाया जाता है। मतलब कि विच हिम्स द प्रेग्नेंट वोमेन, जो उस गर्भवती महिलाओं को घेरे रहती है। हिम्स का मतलब होता है घेरे हुए रहता है। अबाउट द टेबूज एंड द प्रोहिबिटेशन यानी कि निषेध या वर्जित काम, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि निषेध, मना हुआ क्या है, उस वहाँ पर प्रवेश वर्जित है। एक गर्भवती स्त्री को तेज़ कदमों से नहीं चलना चाहिए, उसे बोझ नहीं उठाना चाहिए, उसे सीढ़ियों पर बार बार नहीं चढ़ना चाहिए, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कार्यों को करने और मना करने के लिए मना किया जाए तो उसी को टैबूज ऑफ द प्रोहिबिशन। लेखिका कहती है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको रिचुअल अप्रोच, एक रीति रिवाज दृष्टिकोण से अपनाया जाता है, और यह रीति रिवाज उस महिलाओं को घेरे रखती है। अबाउट द टैबूज एंड द प्रोहिबिशन, कौन कौन से कार्य तुमको करना है, कौन कौन से कार्य तुमको नहीं करनी है। इस प्रकार के निषेधात्मक कार्यों से उसे घेरे रहते हैं, कार्य उसको महिला को घेरे रखते हैं कि वो हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल। यानी कि इस प्रकार के जो टैबूज जो होती है ना, प्रोविज़न, जो गर्भवती स्त्री है वो टैबूज को मानती है और प्रोविज़न को मानती है। हेल्प्स टू मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल, और उसकी जो चिंताएं हैं वह जो स्त्री होती है ना, एंग्जाइटी होती है ना, उसका मन में जो डर होता है ना, खौफ होता है ना, वो माँ बनने वाली है, वो शिशु को जन्म देने वाली है, वो इसका जो डर जो मन में रहता है वह इसका खौफ जो मन में रहता है वह मैनेजेबल होता है, यानी कि वो कंट्रोल रहता है, संभालने योग्य हो जाता है। वोमैन हु हैज़ ऑब्जर्व्स, एक जो महिला है, एक महिला हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशन, एक जो स्त्री है, एक औरत महिला जो है वह ऑब्जर्व्स यानी कि अनुपालन करती है ऑल द प्रोहिबिशन यानी कि जो सारे निषेध कार्यों का अनुपालन करती है। एंड कैरीज आउट ऑल द राइट्स, और सारे संस्कारों का वह पालन करती है, वह सारे संस्कारों का अनुपालन करते हुए अपने साथ लेकर चले तो विल बी एक्टिवली, और वह क्या रहती है, इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट वे का मतलब होता है यहाँ पे संभावित खतरे को दूर रखना। होल्डिंग इन द अननोन यानी कि संभावित खतरे को दूर रखना। लेखिका कह रही है कि यह जो एक स्त्री जो शारीरिक निषेध कार्यों का अनुपालन करती है, जो सारे रीति रिवाजों का पालन करती है यानी कि पालन करती है, विल बी एक्टिवली, वह सक्रिय रूप से इन्वॉल्व इन या शामिल होती है होल्डिंग द अननोन एट बे, यानी कि एक स्त्री सारे निषिद्ध कार्यों को यानी कि टैबूज को ऑब्जर्व करती है, जो प्रोविज़न को ऑब्जर्व करती है, जो सारे राइट्स को फॉलो करती है यानी कि वो अपने साथ लेकर चलती है, वह स्त्री आसानी से संभावित खतरे को अपने आप से दूर रखती है। वह उसके मन में जो डर होता है ना, वह चिंता होती है ना, फिक्र होती है ना, वह दूर भगा पाती है यानी कि दूर रखती है। सी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूतीकरण। She will have other reinforcement for many of the ritual observance of pregnancy involved the participation, यानी participant का मतलब होता है यहाँ पे हिस्सेदारी। should supports her primarily her husband, then her kinsfolk का मतलब होता है सगे संबंधी, and community का मतलब होता है यहाँ पे समुदाय। लेखिका कहती है कि she will have other, उस महिला के पास होगा यानी रीइंफोर्समेंट, उस महिला को बल देने के लिए, उस महिला को मजबूती देने के लिए, उस महिला को आत्मविश्वास देने के लिए, उस महिला को रेनफोर्समेंट देने के लिए, फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर हु, जितने रिचुअल ऑब्जर्वेशन और जितने रीति रिवाज का पालन करने किया जाता है ना और प्रेगनेंसी और गर्भावस्था में, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन, उसमें हिस्सेदारी होती है ऑफ अदर्स यानी परिवार के अन्य सदस्यों का हिस्सेदारी होती है। वो सपोर्ट है यानी कि उस महिला को समर्थन करती है, जो उस महिला को सपोर्ट करते हैं, उसमें मदद करती है, प्राइमरली हर हस्बैंड,
मुख्यतः उसका पति यानी कि उसका हस्बैंड। कहने का मतलब है कि जो स्त्री गर्भवती होती है उसको बहुत मजबूती की आवश्यकता होती है, उसको आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, उसको आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। तो आत्मबल और आत्मविश्वास के लिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास, ये आत्मशक्ति कहाँ से आती है? ये सब आते हैं प्राइमरी हर रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस, यानी कि जो रीति रिवाजों का अनुपालन किया जाता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, उससे अनुपालन का कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो यहाँ पे प्राइमरली हर हस्बैंड, उसमें रीति रिवाजों में सबसे पहले अनुपालन में मुख्यतः उसका पति, उस औरत का पति शामिल होता है। आत्मबल प्रदान करता है, देन हर, उसको कॉन्फिडेंस देता है, देन हर किन्स फॉल्क, उसके बाद उसके सगे संबंधी भी उसको, उस महिला को मजबूती प्रदान करने का मदद करती है। देन हर अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और उसके समुदाय के लोग, अन्य लोग भी क्या करते हैं? उसको, महिला को हेल्प करती है, उसको मजबूती देने का काम करती है, उसका आत्मबल देने का कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, आत्मशक्ति देते हैं, जिससे कि वह महिला जो मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो, मानसिक रूप से वह मजबूती एकदम बने रहे, और उसके मन से डर निकल जाए कि मुझे इस शिशु को जन्म देना है, जन्म देने के दौरान कौन सी घटनाएं घट सकती है, इसका डर उसके मन से निकल जाए। यह इसलिए उसका पति और उसके परिवार के अन्य लोग, उसको समुदाय के अन्य लोग उसको मजबूती प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल हैव सेंसिबल, और समाज के लोगों के द्वारा, पति के द्वारा और उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, उन विल बी इनसेंसिबल, यानी कि समुदाय भरे होते हैं, एंड वो उपयोगी होते हैं, एंड अदर्स मैजिकल, कुछ जो जादूगरी होती है यानी कि जादुई होती है, और उसमें जादू तुलना से संबंधित है। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये सारे कार्य क्यों होता है? विल इंक्रीज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये तो उस स्त्री, वह माँ बनने वाली है, उसके सुरक्षा का भाव जगे, उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़े, सुरक्षा का भाव बढ़ जाए, एंड हर कन्विक्शन that she conducting, that का मतलब होता है she is conducting the pregnancy and not the conducting her, that it is conducting her, यहाँ पे ये कह रही है महिला, जितने भी उस महिला का साथ रीति रिवाज का अनुपालन किया जाता है, उसके पति उसको आत्मबल प्रदान करता है, उसके सगे संबंधी आत्मबल प्रदान करते हैं, उसके समुदाय के लोग भी उसको आत्मबल प्रदान करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर का जो सुरक्षा का जो भाव है ना वह बढ़े, एंड हर द कन्विक्शन, और उसका आत्मबल भी बढ़े, दैट शी इज कंडक्टिंग, यानी शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, वह उस औरत को यह भान कराया जाता है, यह विश्वास दिलाया जाता है कि दैट शी इज द कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, कि गर्भावस्था का संचालन वह कर रही है, नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, ना कि गर्भावस्था उस स्त्री का संचालन कर रही है, वह स्त्री गर्भावस्था का संचालन कर रही है। नहीं, जैसे कि हम लोग कोई वाहन चलाते हैं ना, वाहन आप चला रहे हैं, नया कि वाहन को आप चला रहे हैं, जब आपके मन में यह विश्वास आ जाए कि अब आप वाहन को मैं चलाया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आपको यह मन में विश्वास आ जाए कि वाहन आपको चलाया था, आप लोग वाहन नहीं चला पाएंगे। तो इस स्त्री को यही आत्मबल प्रदान किया जाता है कि दैट्स हियर कंडक्टिंग हर प्रेगनेंसी, वह गर्भावस्था का संचालन कर, ना कि नॉट दैट इट इज़ कंडक्टिंग हर, ना कि गर्भावस्था इस स्त्री का संचालन कर रही है। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलैक्सिस, रेमिनेंट्स का मतलब होता है अवशेष, और बचा हुआ हिस्सा प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है नर्म विरोधी, रोग को रोकने के लिए हम लोग को किया गया उपाय, यानी कि प्रोफिलैक्सिस। ये कह रही है रेमिनेंट्स का मतलब होता है अवशेष, द रेमिनेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलैक्सिस, यानी कि रोगों को बचने के लिए यह जो तरीका जो है ना, कि इस तरीके का अवशेष कैन बी फाउंड, वह पाया जा सकता है इन द परसिस्टेंस ऑफ द ओल्ड वाइफ्स टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो वाइफ्स टेल्स यानी कि पुराने प्रतिनिधियों के, यानी कि जो दादियों कहानियाँ होती है ना, दादी माताएं जो कहानियाँ कहती है ना, उन कहानियों में इस प्रकार के जो प्रोफिलैक्सिस होते हैं ना, कि रोग से बचने का उपाय जो होती है ना, समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है ना, उसकी कथा वह दादी माँ की कहानियों में सुनने को मिलता है। इवन इन आवर्स, यानी कि सुपर रेशनल्स एंड लाइफ स्टाइल, यानी कि कह रहे हैं कि यूरोप के जो लोग हैं ना, उनको लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो शैली है ना, वह भ्रमित शैली है। उस भ्रमित शैली में भी इस प्रकार के गीत सुनने को मिलता है।
जहाँ पे उस गर्भवती महिला को मदद के लिए पति भी आता है, उसके सगे संबंधित भी आते हैं, उसके परिवार के अन्य लोग भी आते हैं और उसके कई समुदाय के लोग भी उसको आत्मविश्वास दे के तुम प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही हो, ना कि प्रेगनेंसी तुमको कंडक्ट नहीं कर रही। इस प्रकार के जो प्रोफिलैक्सिस है ना, यह दादी माँ के कहानियों में या गानों में सुनने को मिलता है। अब दोस्तों यह उदाहरण देती है, सुनिएगा। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, वह कह रही है कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस, वह मेरे जान पहचान की एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, एक महिला थी, वह विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट थी, वह उसके बच्चे यानी कि वह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट यानी कैंपस से ग्रेजुएशन की थी। वह कह रही है कि एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट यानी कि मेरे एक परिचय के थे, मेरे पहचान के थे, हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी यानी कि जो शिशु को जन्म देने वाली थी, एज इफ इट मानो यानी कि मानो इट हर टर्म असाइनमेंट, वह गर्भावस्था को इस प्रकार ले रही थी जैसे कि वह परीक्षा को लेते हो ना, जो टर्म्स एंड असाइनमेंट लिखते हो ना, वैसे ही वह गर्भावस्था को, वह हर परिवर्तनों को वह कॉपी में नोट कर रही थी, असाइनमेंट बना रही थी, वह एंजॉय नहीं करती थी। अपने यहाँ जो हिंदुस्तान में बच्चे का जन्म एक फैमिली अफेयर होता है, लेकिन यूरोप के देशों में एक इंडिविजुअल अफेयर होता है। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। लेखिका कह रही है कि ये हिंदुस्तान में जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे एक महिला परिवार के अन्य सदस्यों को घेरी रहती है, ना कि नातेदार रिश्तों का लाइन लगा रहता है, बार बार आते जाते देखते रहते, उसको आत्मबल देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन पश्चिम के देशों में बच्चे का होना प्रेगनेंसी का एक परीक्षा के रूप में लिया जाता है। जैसे कि यह जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ले रही थी, वह क्या जब बच्चों का जन्म देने वाली थी और एज इफ टर्म्स एंड असाइनमेंट, मानो वह इंजॉयमेंट वाला कोई पीरियड्स ना हो, उनका जो टर्म्स एंड असाइनमेंट हो, यानी कि वह टर्म्स मेटिक्यूलियसली का मतलब होता है यहाँ पर सूक्ष्मता पूर्वक, फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, अपने शरीर में हर एक परिवर्तनों को वह राइट डाउन करते, जैसे कि परीक्षा में हर एक पॉइंट को राइट डाउन करते हैं ना, वैसे गर्भावस्था के दौरान शरीर में हो रहे परिवर्तनों को वह महिला क्या कर रही थी, टर्म अनाउंसमेंट की तरह नोट कर रही थी। क्लंग टू हर पर नेटल, ये प्री नेटल का मतलब होता है कि बच्चे को जन्म के पूर्व। एक्सरसाइज एज अ फ्रॉम द रिचुअल ऑब्जर्वेंस, यानी कि पूर्व के देशों में रिचुअल ऑब्जर्वेंसेस जो होते हैं ना, कई प्रकार के रस्म रिवाज अनुपालन किया जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे प्री नेटल एक्सरसाइज करती थी बच्चे को जन्म से पूर्व, यानी कि वह व्यायाम करती थी। एज वेल एज हेल्पफुल प्रिपरेशन, यानी कि साथ ही साथ हेल्पफुल मददगार प्रिपरेशन फॉर, यानी कि तैयारी भी कर रही थी फॉर द फिजिकल एक्सप्लोइट ऑफ द चाइल्ड बर्थ। और दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एक्सप्लोइट का मतलब होता है कि साहसिक कार्य और कारनामा, औपचारिकता दर्ज। शिशु का जन्म का, बच्चे को जन्म का जो साहसिक कार्य होता है ना दोस्तों, सचमुच में बेबी को डिलीवर करने के दौरान बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ती है, बहुत आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। सचमुच में दोस्तों एक साहसिक काम है। और लेखिका कह रही है कि वह जो बच्चे को जन्म से संबंधित पहले जो फिजिकल एक्सप्लॉइट होता है, यह साहसिक कार्य होता है ना, इसका वह अभ्यास भी कर रही थी, रिचुअल ऑब्जर्वेंस भी कर रही थी, वह प्री नेटल भी कर रही थी और परफॉर्मिंग द डीम इन डीप साइलेंस, और वह चुप होकर, बहुत ही एकदम साइलेंटली होकर, इंडिविजुअल अफेयर्स होता है, वह चुपचाप वह सारे करके कर रही थी। टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल हाई वाटर, और वह हर कार्य को उचित समय पे अकेले ही कर रही थी। आगे देखते हैं एज वेल, यानी कि साथ ही सी ऑब्जर्व्ड मी टोल्ड डिहाइड सुपरस्टिशन। साथ ही दोस्तों यहाँ पे डाइहार्ड का मतलब होता है परिवर्तन और सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, और अंधविश्वासों का भी अनुपालन कर रहे थे। डैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल, डैट का मतलब होता है कि एक्वायरल का मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, इक्विपमेंट का मतलब होता है खेल कूद का सामान, एंड वह पालना होता है, खटोला होता है, अपैरल फॉर, अपैरल का मतलब होता है बिसात, यानी कि वह इस प्रकार यह इन विश्वासों का अनुपालन कर रही थी कि डैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वाज बैड लक, बच्चे के जन्म के पूर्व के, यानी कि बच्चे के कोई भी खरीदारी, वह अपैरल हो या कपड़ा हो या उसके लिए खिलौना या झूला हो, दूध पिलाना बोतल हो, नेपल हो, जन्म के पूर्व ही नहीं खरीदना चाहिए। अगर ये आप खरीदेंगे तो वह बैड लक होगा। यह सुपरस्टिशन, इस अंधविश्वास को हम मान रहे थे। एंड सो वन ऑफ द माई गॉड चिल्ड्रन में उनका धर्म पुत्र, यानी कि आपका पुत्र नहीं, किसी अन्य के बेटे बेटी को
उसका लालन पालन करते हैं, तो उसको शिक्षा दीक्षा करते हैं, उसको सियाना कर देते हैं, उसको बच्चे को बोलते गॉड चिल्ड्रन बोलते हैं। सो इट ऑन द गॉड चिल्ड्रन, यानी कि सॉर्टेड इन द वर्ल्ड क्रिब एंड नेकपिन्स, यानी कि एक मेरा धर्म पुत्र चला गया विदाउट क्रिब, बिना कपड़ा लत्ता कहीं चला गया, बिना पालने कहीं चला गया, बिना खटोले कहीं चला गया, क्योंकि वह जन्म से पूर्व कपड़े खरीदना शुरू कर दिए थे, दूध पीने वाला बोतल, सब सारा चीज़ खरीदना, ये सब चीज़ जन्म से पूर्व घाट खरीदना, ये सब बदलक माना जाता है। इसलिए मेरा एक धर्म पुत्र था ना, और बिना पोशाक के ही दुनिया से चला गया। कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन, कंसिडरेबल का मतलब होता है यहाँ पे एफर्ट गॉन इनटू इन सीइंग दैट द मदर हैव अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। कंसिडर का कंसिडरेबल एफर्ट का मतलब होता है यहाँ पे बहुत प्रयास किया गया कि दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी एंजॉय हर बेबी, जो माता जो है अपने गर्भवती जो है, वह माता जन्म देने वाली है, वह अपने बेबी को एंजॉय करे, वह उस होल 9 महीने का जो पीरियड होता है ना, उसका आनंद ले, उसको एंजॉय करे। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किया गया था। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, लेकिन दोस्तों महीनों का प्रशिक्षण, जिसमें महीनों तक बिना दवाई के प्रसव के प्रशिक्षण के पश्चात, but after training for unmedicated child for months, in the events of the hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughter's head had appeared। तो दोस्तों यहाँ पे अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी दवा के बच्चे का जन्म। इन द सेकेंड स्टेज लेबर का मतलब होता है कि प्रसव जो पीड़ा होती है ना, उससे कई स्टेजेज होती है, उसमें सेकेंड स्टेज का लेबर था। और अंटिल का मतलब होता है जब तक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो बहुत प्रयास किया गया, कंसिडरेबल एफर्ट गोन इनटू द सीन मदर हैड अप्रैल अपॉर्चुन, यानी कि वो बहुत प्रयास किया गया था कि वह जो माँ जो था इस 9 मंथ के पीरियड को अपने बेबी को इंजॉय करे। आफ्टर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर अ मंथ, महीनों तक बिना दवाई के प्रसव के प्रशिक्षण के बाद अस्पताल में मानसिक ने इनकार कर दिया कि वह महिला से के दूसरे चरण के प्रसव में पीड़ा में है। अनटिल हर डॉटर्स हेड अपीयर्ड, जब तक उस गर्भवती महिला के बच्चे का सर दिखने नहीं लगा, तब तक वो अस्पताल वालों ने मानने से इनकार कर दिया किया कि ये महिला दूसरे शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव, अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जो नर्स थी, वर सो अनकोऑपरेटिव, इनके असहयोगात्मक थे। अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि स्तनपान, माता के द्वारा बच्चों को दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराना। द हॉस्पिटल अनकोऑपरेटिव अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। बच्चों यहाँ पे अस्पताल के 2 कर्मचारी थे, जो नर्सेज थी, वह स्तनपान के इतने असहयोगात्मक थे कि मदर्स एंड डॉटर्स और उनके नवजात पुत्री को डिस्चार्ज फॉर देमसेल्व्स आफ्टर 2 दिनों के अंदर ही उसको डिस्चार्ज कर दिया, अस्पताल से विमुक्त करवा लिया, 2 दिनों के अंदर ही अस्पताल से चले गए। नंबर 2 में देखिएगा, द बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड, और जो वर्चुअली का मतलब होता है यहाँ पे लगभग, तकरीबन, और अनअटेंडेड का मतलब होता है अकेला, जिसकी देखभाल न की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएटेड थी महिला, वह पुत्री को जन्म दिया था, वह जो जन्म जो था ना, बहुत करीब अनअटेंडेड था, यानी कि अकेला था, यानी कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जन के अपने पूर्व के देशों में जब भी बच्चों का जन्म होता, वहाँ पे कई महिलाएं लोग, कई परिवार के अन्य लोग उपस्थित रहते, घिरे हुए रहते चारों तरफ से, ताकि वे लोग आत्मबल दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो शिशु का जन्म हुआ था ना, वह एकदम टर्म असाइनमेंट के द्वारा हुआ था, उस महिला पर कोई आत्मबल देने के लिए कोई नहीं था। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़, नॉन टेक्नोक्रेटिक का मतलब होता है कि गैर तकनीकी समाज। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, ये गैर तकनीकी समाज में, यानी कि हमारा समाज भी गैर तकनीकी गैर सामाजिक ही है, और गैर तकनीकी समाजों में एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, कुछ उल्लेखनीय दुर्घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेंट, तो बच्चे के जन्म के दौरान
जो माँ होती है ना वह माँ जो परिवार के स्त्रियों के द्वारा घिरी हुई रहती है। लेकिन यूरोप के देशों में माँ को समझाने के लिए, आत्मबल देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए उसके पास कोई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो चाइल्ड बर्थ इंडिविजुअल अफेयर होता है, अपने यहाँ चाइल्ड बर्थ फैमिलियर अफेयर होता है। आगे समझेंगे 3 नंबर में क्लियरली साफ साफ। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, एंड मदर मोर्टेलिटी, यानी कि यहाँ पे बोला कि इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी कि पारंपरिक तरीके से घर के बूढ़ी दादियों के द्वारा बच्चों को जन्म कराया जाता है ना, तो उसमें शिशु और माँ की मृत्यु की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन जो मृत्यु से बचने के भय में बिट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मृत्यु से बचने के भय में जो बी में हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। फॉर द वास्ट मेजोरिटी में जो बहुत से संख्यक लोग, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो दोस्तों लेखिका कह रही है कि क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। जो पारंपरिक रूप से बच्चों का जन्म होता है ना, जच्चा बच्चा का जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड, लेकिन मृत्यु से बचने के भय में वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। जो माँ बनने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो माँ बनने का जो अनुभव होता है ना, एक अनमोल अनुभव होता है, एक अनमोल पल होता है। उस अनमोल भाव को पारंपरिक जो समाज में जो बच्चे का जन्म होता है ना, होने वाले जो माँ जो होते समाज के लोगों के, वो अनमोल पल होता है, एक खुशियों का पल होता है, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। लेकिन पश्चिमी समाज में वो एंजॉय नहीं करते हैं, वो एक परीक्षा की तरह लेते हैं, टर्म असाइनमेंट की तरह लेते हैं। तो लेखिका कहती है कि पारंपरिक समाज में जच्चा बच्चा के जान जाने का ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन इसी खतरे से बचने के लिए माँ बनने का जो अनुभव होता है ना, जो माँ महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होता है ना, उसको हमको तबाह कर दिया, उसको हमने बर्बाद कर दिया है। आइए देखते हैं क्या बोले। नो वन वुड डिनाई, यानी कि कोई इनकार नहीं करेगा। नो वन कैन डिनाई, लेकिन कोई इनकार नहीं करेगा। दैट इच इन्फेंट एंड, यानी कि प्रत्येक शिशु, एंड पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेषकर एवरी मैटरनल डेथ इज ट्रेजेडी, यानी कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि नवजात शिशु और शिशु की माँ की मृत्यु इज ट्रेजेडी, यानी कि एक दुखद या शोकपूर्ण घटना है। टू बी प्रिवेंटेड इफ़ एट ऑल पॉसिबल, यानी कि यानी कि जिसको रोका जाना है, इफ़ एट ऑल पॉसिबल, अगर यदि यह तनिक भी संभव है तो इसको रोका जाना चाहिए। जिसको जच्चा बच्चा है, नवजात शिशु और उसकी नवजात माँ को मृत्यु को रोकने से यह दुखद घटना होती है। अगर इसको रोका जा सकता है ना, तो रोका जाना चाहिए। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्ट्रिक का मतलब मॉडर्न का मतलब आधुनिक, ऑब्स्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रिक केयर का मतलब होता है यहाँ पे शिशु जन्म से संबंधित। Not that modern obstetric care, which has developed in the hospital setting, has been at least partly responsible for the dramatic decreases in both maternal and prenatal mortality over the past half a century। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि पिछले पास्ट सेंचुरी, यानी कि पिछले 50 सालों से, यानी कि ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ, नाटकीय रूप से कमी आई है इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टेलिटी, यानी मैटरनल का मतलब होता है गर्भवती स्त्री, और प्रीनेटल मतलब का मतलब होता है यहाँ पे, और बच्चे को जन्म के पूर्व माँ की मृत्यु और जन्म के पश्चात माँ की मृत्यु, जच्चा बच्चा के दोनों की मृत्यु, दोनों में पिछले 50 वर्षों में नाटकीय, यानी कि रिकॉर्डिंग जितना मिनट का था ना उतना हो गया, इसलिए स्टॉप हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट गाइस बोला। तो चलिए हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पे हम लोग थे नेसेसरली प्रिजर्व टू क्वेश्चन वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रिच मिनिमम फिगर्स फॉर परनेटल मोर्टेलिटी एट एनी प्राइस व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स which free human beings have often felt to be more important than their own survival। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में क्या लेखिका बोलती है। ठीक है, यहाँ पे शुड बी रिच भी यहाँ पे पहुँचना है। शुड बी रिच मिनिमम फिगर्स फॉर नेटल मोर्टेलिटी, जन्म से पूर्व
जन्म से पूर्व स्त्री की मौत की संख्या कम से कम हो, यह हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। एट एनी प्राइस, यानी किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, हमारी यह कोशिश होनी चाहिए जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान, जन्म के ठीक पश्चात जच्चा और बच्चा की मृत्यु की संख्या में कमी हो। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। When this includes giving up things which free human beings have often felt to more important than their own survival। तो दोस्तों यहाँ पे लेखिका कह रही है कि यह जो प्रसव समझाने या तर्क विरुद्ध नहीं होगा कि हमारे वर्तमान प्राथमिकता जो है वह माँ की मृत्यु के दर को कम करना, न्यूनतम स्तर पर ले जाना या पहुंचाना एट एनी प्राइस, किसी भी कीमत पर। और वह कीमत क्या है वह सुनिएगा। व्हेन दिस इंक्लूड्स, जब इस कीमत में शामिल होता है गिविंग अप थिंग्स विच फ्री ह्यूमन, उस वस्तुओं का त्याग कर देना विच फ्री ह्यूमन बींग्स, जिसको स्वतंत्र व्यक्ति को हैव इवन ऑफन फेल्ट मोर इम्पोर्टेंट देन देयर ओन सर्वाइवल, जिसको आधुनिक और जिसको स्वतंत्र लोग अपने जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उन चीज़ों को त्यागने के कीमत पर भी माँ की मृत्यु को न्यूनतम स्तर पर पहुँचाया जाना चाहिए। सच एज अ फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइव्स देयर ओन वे, यानी कि जैसे अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है। गाइज मेरा रिकॉर्डिंग ऐसे क्यों फंस रहा है समझ नहीं आ रहा, बार बार स्टॉप हो जा रहा है। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे। ऑफन सच एज अ फ्रीडम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अंतिम में है। यहाँ पे बोला गया है कि दैट इच इन देयर वे टू मेक इंडिविजुअल, एक जो आप लोग का जो नवजात शिशु का जो मृत्यु है, उसकी जो माँ की मृत्यु और एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पिछले 50 वर्षों के इस प्रकार की नाटकीय कमियाँ आई है। इसके लिए अस्पतालों की व्यवस्थाएं की गई है, बच्चों का अपजन अस्पतालों में हो रहा है, जिससे मोर्टेलिटी में कमी आई है। आगे लेखिका कहती है प्रेजेंट प्रायोरिटी, यानी कि जो हमारी वर्तमान प्राथमिकता है ये प्री नेटल मोर्टेलिटी है, यानी कि किसी भी कीमत पर न्यूनतम स्तर पर लाना है। और उसको न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हमें किसका त्याग करना चाहिए, यानी कि गिविंग ऑफ थिंग्स, उन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए जिसको जो स्वतंत्र लोग होते हैं ना, अपने जीवन से भी तवज्जो देते हैं, उस चीज़ को हम लोगों को त्याग करना होगा। और वह क्या चीज़ें समझिएगा, जैसे कि सच एज द फ्रीडम टू लिव ऑन देयर लाइव्स ओन वे, जैसे कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीना। एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइस इन लाइन विथ देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज़, कहने का मतलब है कि जैसे कि अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्रता और मूल्यों को अपने समझ के अनुरूप व्यक्तिगत चुनाव करना, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को त्यागना होगा ताकि जच्चा बच्चा की मृत्यु की संख्या कम हो लाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही। और ए चाइल्ड इज बॉर्न अगले वीडियो यानी कि पार्ट टू कल आप लोग को आ जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट। तो आप पार्ट 1 में आप लोग बताइएगा कैसा रहा आप लोग को यह चाइल्ड इज बॉर्न का। यहाँ तक 3 तक मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश किया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का जो कैसा रहा। थोड़ा सा बीच बीच में साउंड कराएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, माइक में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का यह जो वीडियो है, जो क्लास है कैसे लगी, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और अच्छे से मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को पढ़ा सकूँ।